हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि क्या डिफरेंसेस है एक AIR 1, एक AIR 100 और एक AI 1000 कैंडिडेट के बीच में। मोर इम्पोर्टेंटली एक 1000 क्या एक 1000 वाला कैंडिडेट डिफरेंट करता है एक 10,000 वाले कैंडिडेट से। क्या 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 चीज़ें हैं, क्या वो लक है एग्जाम डे पे, क्या वो मेरिट है, क्या वो PYQs है, क्या वो सिली मिस्टेक्स है, क्या वो कैलिबर की वजह से है या फिर क्या उसके कंसिस्टेंसी की वजह से है। मैं सारे सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। सब कुछ आपको जानना चाहिए ताकि आप भी एक दिन अपने रैंक को बूस्ट कर पाए, समझ पाए कि क्या ज़रूरी है, क्या स्ट्रेटजीज एक्चुअली में काम करते हैं ये AIRs को इंक्रीज करने के लिए या फिर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने कि पहले ही एम्फसाइज किया था कि AIR पे अगर आप ध्यान देंगे पहले से ही एकदम डे वन से कि मेरे को AIR या फिर इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, तो शायद से ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हम एक AIR के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमको चाहिए एक अच्छे से उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका लगाव वो चाहिए। फिजिक्स अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, फिर AIR तो आ ही जाएगा, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन आज जो हम टॉपिक बताने वाले हैं, मेरे को क्या लगता है, मेरा ओपिनियन क्या है कि मैंने वो क्या क्या नहीं किया जो कि एक AIR 1 ने किया जबकि उसको AIR 1 आया। तो ऐसे सोचिए, AIR 1 जो होता है, मैं जेई और नीट के लिए दो अलग एग्जाम्स है, पूरा डिफरेंट एग्जाम्स है। अभी अपकमिंग जेई है तो इसलिए मैं जेई से स्टार्ट करता हूँ कि जेई का क्या है, AIR 1 कैसे बनता है। एक एक स्टूडेंट होता है जो जिसका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है। वो उसको भी पढ़ाई के प्रति बहुत इंटरेस्ट रहता है और उसका इंटरेस्ट बहुत पहले ही उसको उस दिशा में ड्राइव कर चुका होता है। एक AIR 1 जनरली ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जिसको बहुत पहले से उसका एक ड्राइविंग फोर्स रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। वो शायद से जैसे हमने 11th में मेहनत करने का स्टार्टिंग किया था, शायद से वो फिफ्थ फिफ्थ तो बहुत जल्दी हो गया, वो 7th 8th से वो मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो 7th 8th में 11th 12th का पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। 7th 8th से वो जेई नीट लेवल का वो मेहनत कर रहा है, तब जाके वो AIR 1 बनता है। अ, जैसे कि आप वो वाले उनके इस साल का शायद से उतना फेमस नहीं हुआ, लास्ट ईयर का आप पता होगा जो जे एडवांस का AIR 1 लाया था। एग्जैक्टली नाम याद नहीं मेरे को, लेकिन वो 6th से एलन में पढ़ता था, 6th से एलन कोटा में पढ़ता था, स्कूल वूल छोड़ के। तो वो वाला मेहनत वो पहले से ही कर रहा है। अ, वो उसका इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स 6th में कोई भी बच्चा पेरेंट्स के परसुएसिव से अगर पढ़ना भी चाहे, वो देखो पढ़ना अपने ऊपर है, वो बुक खोल के बैठ जाएगा, पढ़ेगा नहीं। 6th में ऐसे बच्चे होते, मतलब 6th के बच्चे ऐसे होते हैं, वो बुक तो खोल लेगा लेकिन पढ़ना तो अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर है ना। तो वो वाला बच्चा 6th से उसको इंटरेस्ट है, 6th से वो रिगरस मेहनत कर रहा है, तो वो AIR 1 हुआ। ठीक है, AIR 1 और AI 100 में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है एग्जाम डे। AIR 1 और AI 100 में डिफरेंस एग्जैक्टली 1920 नहीं, 19.9999 और 20 का भी नहीं होगा। उनका नॉलेज बिल्कुल सेम है, AIR 1 और AI 100 का नॉलेज लेवल बिल्कुल सेम है। बस एग्जाम डे के प्रेशर, एग्जाम डे के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से AIR 1 और AI 100 डिफरेंट होता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि बस 60 सीट्स ही है जनरल का IIT बॉम्बे के लिए, वरना AIR 1 का जो जनरल AI 1 कैंडिडेट है और जो जनरल AI 100 का कैंडिडेट है, वो एग्जैक्टली इक्वल है। उन लोगों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो कोई 6 से स्टार्ट किया होगा तो कोई बहुत सारे कम, यहाँ पे 5-6% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 11 से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका कैलिबर, उनका मेरिट भी बहुत अच्छा होता है, तो वो पहले से ही AIR 100 में अपना जगह बना लेते हैं। वो 11-12 से भी हो सकते हैं AIR 100 में, लेकिन AIR 1 जनरली नहीं होता है। वो ऐसा तो बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता है।
AIR 1000, 10,000, 40,000, ये जो ब्रैकेट है ना, इनका एक ही की है AIR 10,000, 100, इनमें से डिफरेंस, यानी कि 500 से थाउजेंड्स के बीच में डिफरेंस है, नॉट ऑफ कैलिबर। इट इज ओनली कि उनका दिमाग का डिफरेंस नहीं है कि दे आर थिंकिंग वेरी मोर मच मोर क्रिटिकली देन 500 का क्रिटिकल थिंकिंग 1000 से बहुत फोल्ड्स में ज़्यादा है। 500 से 1 का मैं बोल सकता हूँ बहुत फोल्ड्स में ज़्यादा है, 2-3 टाइम्स ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा रहता है एआर 1 का एआर 500 से जनरली। अगर ऐसा भी रहता है ना कि जो एआर 10 जिसका कैलिबर था लेकिन एग्जाम डे की वजह से वो 500 तक पुश हो जाता है, लेकिन वो एक कैंडिडेट का होता है। और जनरली जो बोलते हैं ऐसा वो बहाना दे रहे होते हैं कि मेरा एआर 10 आ जाता, 500 पुश हो रहा है, वो एक कैंडिडेट का होता है, कभी कभार होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, एग्जाम डे उसका परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। जनरली एआर 500 और एआर 1000, ये जो ब्रैकेट है, एआर जो टॉप 2000 टू 500 टू 2000 वाला जो ब्रैकेट है, उसमें डिफरेंस यही रहता है। एग्जाम डे का तो रहता ही है, एक एग्जाम डे का डिफरेंस हर ब्रैकेट में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता कि AIR 1 AIR 10,000 बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। AIR 1 का पुश मैक्सिमम 200 तक हो सकता है, या फिर AIR 500 का पुश मैक्सिमम ऐसा मान लीजिए सिंगल डिजिट्स का डबल डिजिट्स में जा सकते हैं, डबल डिजिट्स का ट्रिपल डिजिट्स में जा सकता है। जनरली ऐसा ही होता है, ट्रिपल डिजिट्स का 4 डिजिट्स से जा सकता है, ऐसा ही होता है, उससे ज्यादा पुश नहीं होता है जनरली। जिनका 4 डिजिट का ऐसा नहीं होता है कि जिनका 5 डिजिट्स में रैंक है, यानी कि 10,000 के ऊपर रैंक है, उन लोगों का एक्सेप्ट जनरली उनमें उन्होंने उतना मेहनत किया ही नहीं होता है जितना कि जो उसको 4 डिजिट्स या फिर 3 डिजिट्स तक ले आए। 5 डिजिट्स का 3 डिजिट्स में कन्वर्जन नहीं होता, 3 डिजिट्स का 5 डिजिट्स में नहीं आता, 4 डिजिट्स का 5 डिजिट्स में जा सकता है। तो जनरली तो मैं एग्जाम डेज के बारे में तो बोल रहा था, एग्जाम डेज के दिन मेसअप होता है, लेकिन जो मेन चीज जो डिफरेंशिएट करता है वो है लास्ट मंथ में उन्होंने कितना मेहनत किया है। ये जनरली लेटर लेटर के एआईआर्स को डिफरेंशिएट करता है, यानी कि एआईआर 20,000 से 40,000 को डिफरेंशिएट करते हैं लास्ट मंथ का मेहनत। और ऊपर के एआईआर्स जो 1,000 से 10,000 के बीच में जो एआईआर्स है, उन एआईआर्स को डिफरेंशिएट करते हैं एग्जैक्टली उनके होल होल जो प्रिपरेशन का जो मेहनत है वो डिफरेंशिएट करते हैं। कैलिबर कैलिबर वाइज मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 to 100 एक कैलिबर वाइज है। 100 को वो वही ब्रैकेट में, 100 से 250 भी वही ब्रैकेट में आता है, लेकिन थोड़ा सा कम है 100 से 250, 250 से 2000 ये मिक्सअप हो सकता है, 250 से 2000 कुछ 5000 6000 वाले कुछ क्रिप अप करके 2000 तक आ सकते हैं, लेट 2000 तक, 1900 1800 तक आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं 250 से 2000 को एक ब्रैकेट में रखता हूँ, 2000 से 8000 एक ब्रैकेट में रहता है, 8000 से 20,000 और 20,000 से 40,000। 20,000 से 40,000 वाला रहता है एक मंथ, लास्ट मंथ में कितना मेहनत किया होगा और एग्जाम डे का क्या है, क्योंकि 20,000 बहुत सेंसिटिव है, एक नंबर से ऊपर नीचे, एक नंबर से 1,000 रैंक ऊपर नीचे, तो वहां पे एग्जाम डे का रहता है। जैसे कि नीट के एग्जाम डे में मेरे को इन्विजिलेशन का उतना दिक्कत नहीं होता, मेरा इन्विजिलेशन में मेरे को प्रॉपर टाइम में 1:58 में मेरे को पेपर मिल गया था, लेकिन मेरे एक दोस्त को 2:10 में 10 मिनट लेट मिला था उसके पेपर को। ये वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो मेरे को पता है कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, उसके साथ जो बैठा हुआ था उसको प्रॉपरली 10 मिनट पेपर लेट मिला, तो वो इन्विजिलेटर का दिक्कत है। और इसको प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते ऐसे, मतलब कितना प्रोटेस्ट करें, मतलब नहीं हो सकता ये बताना, लेकिन वो एग्जाम डे पे कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस घट सकता है। वो 20,000 और 40,000 में वो वाला रहता है कि 20,000 से 35,000 हो सकता है, 20,000 से 22,000 23,000 ऐसा होता है। लेकिन जनरली जो ये वाला रहता है, ये लेटर के रैंक्स को इफेक्ट करता है, पहले के रैंक्स को। इस साल का एक आप केस सुने होंगे, देवेश भैया नाम का, उनके सेंटर पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, वो जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, मैं सारे एग्जाम्स की मैं अभी मिक्स करके बात कर रहा हूँ। तो उनका क्या हुआ था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपियाड्स के, फिजिक्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, मैंने देखा है उनका वीडियो, और वो एकदम डेस्टिन थे शायद से AIR 1 के लिए, मेरे को नहीं पता था, लेकिन वो उनको AIR 7 मिला,
क्योंकि एग्जाम हॉल में उनका इलेक्ट्रिसिटी चला गया था। तो एग्जाम डे में कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। वो शायद से उस दिन अगर उसको एक बेटर एग्जाम सेंटर मिलता जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कर सकता है, वो एयर वन आ सकता था। लेकिन वो वही बोला ना, सिंगल डिजिट का डबल डिजिट तक जा सकता है, डबल डिजिट का ट्रिपल डिजिट तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है जनरली। तो एग्जाम डे का थोड़ा तो है। और ए आई आर 1 to 100 इज लक, मतलब ए आर 1 to 100 इज ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो उस दिन एग्जाम डे के दिन जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने जो बोला 60 सीट्स है, उसमें लक की वजह से अगर 60 सीट्स मिल रहा है तो वो दिक्कत है जनरल में, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इंडिया है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, कुछ हमेशा एक वेरी एक्यूरेट सिस्टम नहीं बना सकते हैं जहाँ पे कि सब कुछ क्लियरली हो पाए। जैसे कि मैंने जो दोस्त के बारे में बात किया कि जो 2-10 पे पेपर मिला, उस वो वाला वैसे उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है 1600 सेंटर्स और उस पे मैनेजमेंट करके ऐसा करना डिफिकल्ट होता है। तो वैसा कुछ कर नहीं सकते। उस पे बाद में बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मेहनत लास्ट मंथ के मेहनत के ऊपर ये ए आई आर ये जो बाद वाले ए आई आर है, ए आई आर 2000 से 10,000 40,000, ये लास्ट 3 मंथ्स के मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने क्या किया था अपने लास्ट थ्री मंथ्स का एक ही स्ट्रैटेजी, एकमात्र स्ट्रैटेजी है, टेस्ट 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 टेस्ट। एंड मैंने एक चीज मिस कर दिया है, रिवीजन। टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस रिवीजन, टेस्ट एनालिसिस रिवीजन, टेस्ट देना है। ये मेरे को क्या लगा था कि बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन जनरली जेई मेन का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जैसे कि मैं 11th में स्टार्ट किया था प्रॉपर जेई का प्रिपरेशन, प्रॉपर जेई का मटेरियल पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जेई का जो मेरे पास जो पीवाई का बुक था वो मैंने 2022 का था, तो उसका 2022 एंड प्रीवियस का था, तो मैं उसी पीवाई के बुक से प्रैक्टिस करता था। तो 2023 2024 का मेरे पास, मैंने तो पीवाई की प्रैक्टिस ही नहीं किया, मैंने तो पीवाई की बुक तो 2022 से पहले का है। तो मेरे पास 2023 एंड 2024 का पूरा सारा 2020 सेशन 1 सेशन 2 10 पेपर्स करके 2 साल का हमारे पास पेपर रहते हैं। अगर वो सिर्फ वो 2020 40 पेपर्स, सिर्फ 40 पेपर्स को आप लास्ट 3 मंथ्स में रेगुलरली देते रहे 40 पेपर्स, ऐसा नहीं दिन के 3 टेस्ट, मेरा एक दोस्त दिन के 3 टेस्ट देता था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो उसमें कैलिबर था। लेकिन जो है दिन के 3 टेस्ट ऐसे मत दो, दिन के 1 टेस्ट दो, हफ्ते में 2-3 टेस्ट दो, ऐसे कंसिस्टेंटली रेगुलरली टेस्ट को दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। जैसे कि एक मैं दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया था, मैंने ऐसे बनाया था। तो वो जो पीवाईक्यूज थे वो मैंने पीवाईक्यूज को एक्यूमुलेट किया। उसको ऐसा रहता है ना कि आप कंप्यूटर में ही देने वाले एग्जाम सेंटर पे, तो अपना कंप्यूटर खोलिए, कंप्यूटर अगर है नहीं वरना स्मार्टफोन में देखिए, एक प्रॉपर एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। अगर आपका कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना सिलेबस, मतलब थोड़ा सा बाकी है, ऐसा तो 3 मंथ्स में 3 मंथ्स पहले हो जाना चाहिए। जनवरी में का अगर अटेम्प्ट है आपका, नवंबर तक, एटलीस्ट नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, नवंबर के एंड तक तो एब्सोल्युटली हो जाना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत है आपका, ठीक है। तो ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि जो पीवाईक्यूज के नंबर है ना, जो मेरे को नंबर मिला है, वो उससे मैं परसेंटाइल जान सकता हूँ कि उस नंबर पे मेरा क्या परसेंटाइल था। जैसे देखिए यहाँ पे 98.5 से 98.5 99.7, तो ऐसे फ्लक्चुएट हुआ था मेरा परसेंटाइल। मैं इसका एनालिसिस करता था तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था कि 99 परसेंटाइल क्रॉस हो रहा था, मैं अगर ये वाला पेपर देता तो मेरे को ऐसा परसेंटाइल मिलता, तो शायद से 99 परसेंटाइल क्रॉस हो रहा है, ये मेरे को ऐसा लगता था। तो ऐसे मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता था। यहाँ पे रिमार्क्स देखिए, ऐसे टेस्ट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। रिमार्क्स देखिए, जैसे कि 3 आवर का टेस्ट था, डोंट डू क्वेश्चंस, यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, मैथ्स डू मोर केयरफुली, बूस्ट अप टू 250 देन 280। ये इनिशियल पेपर का था, जब मेरे को 99.7 मिल गया था तो मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो ऐसा था, डोंट डू क्वेश्चन, यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। मैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करता था, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, एक मैथ्स का एक क्वेश्चन है, हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको देखते ही सोल्यूशन नहीं आता, देखते ही अप्रोच नहीं आता, वैसे क्वेश्चन को मैं लेके बैठ जाता था। तो उसको मेरे को इम्प्रूव करना था कि जिस क्वेश्चन में मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ उसको लेके नहीं बैठना है। जनरली मेरा मैथ्स जो मैंने किया है वो तो बहुत, मेरा लेवल थोड़ा मतलब मैथ्स में थोड़ा कम था,
मैं मैथ्स को सबसे कम टाइम में दिया था, लेकिन मैथ्स का कोर मेरा मैथ्स का था, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग पूरा मैथमेटिकल था, फिजिक्स का केमिस्ट्री का पूरा मैथमेटिकल था। लेकिन मैं कोर मैथ्स को मैंने कब कम समय दिया था 11-12 में, क्योंकि मैं नीट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, बायोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा था। मैथ्स का प्रैक्टिस थोड़ा कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि जीरो मिल जाए ऐसा कुछ। तो मैथ्स का वो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो देखते ही नहीं बन रहे थे, तो उनका ऐसे मैं कर रहा था। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि आप खुद का रिमार्क्स खुद समझिए टेस्ट को। 18 साल के हो, तुम इतना इतना नहीं समझ पा रहे, तुम्हारे पिताजी तो आके नहीं करने वाले टेस्ट एनालिसिस, तुमको ही करना पड़ेगा। तो लिखिए, नंबर लिखिए, एनालिसिस देखिए, 80 85 80 85 ऐसा देखिए कैसे बढ़ रहा है। ऐसा ऐसा मेरा था, इसीलिए मेरे को दोनों ही सेशन में 96 मिला था फिजिक्स में, क्योंकि 80 से शायद से किसी को बहुत कम ऐसे पेपर्स रहे होंगे जिनको जिनको 80 से कम मिला होगा। तो वो सिली मिस्टेक्स का रिड्यूस करना था कि मेरे को 96, मतलब एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, बाकी सब सही थे। तो ये वाला एक्यूरेसी, ये वाला अटेंड करना, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में डायरेक्टली जाके क्या हो गया भाई उस दिन, समझ में नहीं आया, ये वो डर लग गया, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होता। अंडर कॉन्फिडेंट उस दिन यहाँ पे मैंने ये सोच लिया, ये समझ लिया ना कि मेरे को अंडर कॉन्फिडेंट क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो मैं एग्जाम हॉल में जाके अंडर कॉन्फिडेंट क्वेश्चन, मैं घर में आके पापा को बोल रहा हूँ, मैंने पापा मैंने अंडर कॉन्फिडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने बहुत टाइम दे दिए, पापा ये गलत हो गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता ना, मैं पहले से मेरे को पता है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट क्वेश्चन, मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए मैं वो मिस्टेक एग्जाम हॉल में नहीं कर रहा हूँ। इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ टेस्ट, उसके साथ रिवीजन। जैसे कि मैं मैथ्स वन शॉट से रिवीजन कर रहा था। मैथ्स का मेरा एक शॉर्ट नोट का एक किताब था, मैंने मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज कुछ 30-40 पेजेस में पूरा कंसाइज कर लिया था। तो उसको वो वाला मैं बार बार पढ़ रहा था रिवीजन के लिए। फिजिक्स का नोट्स, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी मैं पढ़ता था हर बार। जैसे कि बहुत बार मेरे को ऐसा दिखाया कि एक एक अजीब सा एक लाइन उठा देगा डीएनए ब्लॉक से, जिसका कोई मतलब कोई जीवन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं, रेलेवेंस नहीं, कहीं कोई दूर दूर तक तुमको नाता नहीं है उससे, लेकिन उठा के क्वेश्चन दे देगा, लेकिन तुमको करना है वो क्वेश्चन, यही है, तुमको रैंक लाना है। तो वो इंटरेस्ट से अगर पढ़े होंगे कभी तो वो याद रहेगा, लेकिन वो सब मेरे को एनसीईआरटी से वो वैसे क्वेश्चन आते हैं, उन तुमको कैसे पता चलेगा, तुम पीवाई को प्रैक्टिस करोगे तभी ना पता चलेगा। इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टेस्ट दिया करो, ये ऐसा एक शेड्यूल बना लो। ये जनरली वो एक मैथनगो नाम का एक ये टेस्ट सीरीज है, मैथनगो का टेस्ट सीरीज है, उसमें वो मैथनगो वाला एक शेड्यूल था। मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज क्यों ही खरीदूं, 10,000 का टेस्ट सीरीज, कुछ तो 7-8 हज़ार का टेस्ट सीरीज आता है, क्यों खरीदना है? ये जो इतना जो मेरे पास ये जो मटेरियल है, इतना पीवाईक्यूज का जो इतना इतना रिफाइंड, ऐसा सोचिए मैथनगो का पेपर बनेगा, इसमें इजी टफ हार्ड तुमको पता नहीं चलेगा, ऐसा पेपर आएगा भी कि नहीं। कभी कभार बहुत टफ बन जाता है, बहुत इजी बन जाता है, कुछ इधर उधर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन। जनरली मैं मैथनगो को नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग भी अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने आकाश के टेस्ट से ही नीट दिया था। नीट का पीवाई को तो ऐसा नहीं होता कि 10-20 क्वेश्चन 10-20 पीवाई को होता है, 10-20 पीवाई को साल का होता है, तो वो तो आकाश से मेरे को करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रहता है, लेकिन जनरली इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एनटीए ने ये पूछा है, पहला भी आया हुआ था, इसका प्रोबेबिलिटी हाई है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बनता है। तो इंस्टेड ऑफ कोई टीचर आपको क्वेश्चन पेपर बना के दे रहा है, आप अगर ऐसे सोचें ये वाले पेपर्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जब नीट के, ये आप देख लीजिए, ये ऐसा किया था नीट के 1 महीने पहले से, मार्च टू 27 अप्रैल ऐसा कुछ रहा होगा, ये थे मेरे नंबर, ठीक है। इसका मैं एनालिसिस करता था। जनरली मेरा नीट का क्या रहता था कि सिली मिस्टेक्स रहते थे, और कुछ कुछ मेरे को समझ में आ जाता था, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट है, कुछ कुछ चैप्टर्स जो मेरे वीक थे वो मेरे को समझ में आ जाता था। तो चैप्टर्स वीक होते थे, सिली मिस्टेक होते थे, तो वो मैं ऐसे लिखता नहीं था रिमार्क्स में, लेकिन वो दिमाग में रहते थे। मैं एनसीईआरटी बार बार पढ़ता था, रिवाइज करता था, कुछ टेस्ट देते थे, रिवाइज करते थे, टेस्ट देते थे, रिवाइज करते थे। हर एक एग्जाम का यही क्या होता है क्रैक करने का, ठीक है। हर मतलब नीट पीजी करो, जेई मेंस करो, आइजर करो, कुछ भी करो, सेम सेम यही स्ट्रेटेजी है, टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट, ठीक है। और पूरा जो ये तो लास्ट 3 मंथ्स के है, ये तो रैंक पुश करने के लिए, रैंक को पुश करने के लिए, लेकिन मेन इंटरेस्ट है ये जो बाकी जो 2 साल है, उसमें आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वही आपको। मैं देखिए इसका स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग ऐसा ना 80 61 80 एक सेकेंड
80, 61, 60, ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कौन डिसाइड करता है? ऐसा तो नहीं है कि मैं 0 से 208 पे आ गया, नहीं। 80, 61, 60, 201 से 208 तक है, 222 तक है, 222, 208, 222, जो भी 90 परसेंटाइल बढ़ रहा है, कम रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे ऐसे ही आ गया। ये आपका 2 साल का प्रिपरेशन से स्टार्ट होता है। ये 2 साल में आपने कितना प्रिपेयर किया, फिर आपको बढ़ाना है, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। जितना आप मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाएंगे उतना आपका रैंक ऊपर आ पाएगा। जनरली एक पॉइंट के बाद आप सैचुरेट हो जाते हो, कोई ना, लेकिन आपका जो ये ग्रेटिफिकेशन है, एक समय के बाद आपको एक अच्छा ग्रेटिफिकेशन होगा, आपको एक पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। आपको लगेगा कि एक बहुत अनोखे इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आप पैसे के लिए जा रहे हैं, अगर कोई और फैक्टर है पढ़ाई करने के सिवाय, कोई भी और फैक्टर है, तो शायद से थोड़ा गलत है आपका अप्रोच। लेकिन ऐसा सोचिए कि आप एक बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जाके और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला मोटिवेशन रहना चाहिए। आईआईटी में जाने के लिए या फिर किसी भी जाने के लिए नहीं रहता है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी मेरा कहना है कि लास्ट 3 मंथ्स में टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, यही आपके AIRs को डिफरेंशिएट करता है। तो एक जिस्ट में AIR 1 और AIR 100 में कोई डिफरेंस नहीं रहता। 100 और 1000 में जनरली कैलिबर का, बहुत ज़्यादा कैलिबर का डिफरेंस मेनली रहता है कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस, मेनली वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी का डिफरेंस रहता है। एग्जाम डे का डिफरेंस बहुत कम रहता है। मेरे द्वारा 250 से 1000 का एक ब्रैकेट रहता है, उसमें डिफरेंस रहता है, मतलब उसमें सेम रहते हैं। लेकिन 100 और 1000 के बारे में बात कर लो, 1000 और 10,000 वो 8000 10,000 इनका लास्ट मंथ्स में कितना उन्होंने हार्डवर्क किया है, कितना उन्होंने एनालिसिस किया है, कितना उन्होंने टेस्ट दिया है, कितना उन्होंने रिवाइज किया है, कितना अच्छे से रिवाइज किया है, कितना कम इंस्टाग्राम देखा है, कितना कम यूट्यूब देखा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम डे पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि किसी को 5 डिजिट रैंक मिला है तो वो डिजर्व करता था 3 डिजिट रैंक, ऐसा नहीं रहता है जनरली। अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है एग्जाम डे के, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट चीज़ें नहीं होती। जनरली मेरे एक्सपीरियंस से जेई का जो एग्ज़ाम का सिस्टम है, इन्विजिलेटर्स चुप रहते हैं बिल्कुल, कोई शोर नहीं करता, बहुत सीमलेस है। वहाँ पे कुछ साइन नहीं करना होता, थंबप्रिंट नहीं लगाने होते, सिंपल ऑनलाइन लॉगिन होता है, तुम बैठो पूरा 3 घंटे का 3 घंटा तुमको उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मिलेगा। बीच में एक बार फोटो खींचने आता है तुम्हारा आईपैड से, बस, और कुछ नहीं। एकदम 3 घंटे का 3 घंटे मिलेगा, पूरा फोकस करके दो, पूरा एकदम प्रॉपर तुम्हारा अपना जान दे दो। नीट में क्या होता है कि ओएमआर फिल करो, थंबप्रिंट दो, 10 जगह साइन करो, इन्विजिलेटर बक करता है, तो बहुत कुछ रहता है। लेकिन जनरली एग्जाम डे का इफेक्ट नीट के एग्जाम में ज़्यादा आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो सेंसिटिव एग्जाम है ना, उसमें सिली मिस्टेक वाला एग्जाम है। जेई मेंस तो अभी वैसा ही बन गया है, लेकिन एडवांस वाला सोचिए, एडवांस में सिली मिस्टेक एग्जाम नहीं है। वहाँ पे अगर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, जैसे इस साल के ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा सिली मिस्टेक होता है। लेकिन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे सिली मिस्टेक ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे कंसेप्चुअल एरर होता है जनरली। और वो कॉन्सेप्चुअल के लिए अगर आप पीछे इन्विजिलेटर बक भी कर रहा होगा तो उसको उसको इतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मैं 10 बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बक कर रहा है मेरे पीछे से बोल रहा है मेरे को बिहार के इलेक्शन में वोट देने के, यहाँ पे ये मेरे को मिला था, बैलेट बॉक्स में ऐसे किया था, एक वोटर को वोट चोरी को पकड़ा था, एक टीचर अपने अपने मैडम को बोल रहे हैं, एक मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, अपने आप में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ठीक है, वैसा कुछ नहीं कर सकते। जेई मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको 3 आवर्स का 3 आवर्स प्रॉपर मिलता है। इसलिए एग्जाम डे का इफेक्ट जनरली जेई में ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आता है कि एग्जाम डे में खतरनाक थोड़ा है, मतलब इफेक्ट करता है। जनरली उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो मैं अभी यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ज़्यादा मत सोचिए, पढ़िए, लास्ट 3 मंथ्स में पूरा पुश कीजिए, टेस्ट दीजिए, एंजॉय कीजिए इसको, टेस्ट देने को एंजॉय कीजिए। जब तक टेस्ट देने में एंजॉय नहीं आएगा कि बोरिंग लगेगा ना, तो टेस्ट देने को एंजॉय कीजिए। ऐसा सोचिए कि हर हर सैटरडे नाइट को आप मूवी देखते हैं ना, ऐसा सैटरडे मूवी नाइट कुछ भी होता है आपका, तो सैटरडे टेस्ट टेस्ट डे ऐसा सोचिए, या फिर वेडनेसडे टेस्ट डे ऐसा। तो टेस्ट टेस्ट देने में मजा आएगा आपको। ये टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, जनरली नहीं आता है। ऐसा ऐसा अपने मेंटलिटी को बनाइए, लास्ट 3 मंथ्स कीजिए, उसके बाद एक और इतना अच्छी जगह में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं कि आप नहीं सोच रहे हैं। वहाँ पे इतने फैसिलिटीज़ है, आप बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहे हैं, यही मैं बोलूँगा। इतना मत सोचिए, AIR 1 इतना मत सोचिए।
आप अच्छा रैंक ही करेंगे। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, यही मेरा सजेशन है। और टेस्ट इज़ द मेन की, ठीक है? मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लाइव करूँगा तो कभी कोई आएगा तो वहाँ पे अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर पाऊँगा आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस। लेकिन अभी जो मेरा कंक्लूजन है वो यही है। ठीक है, थैंक यू, चलिए।